नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं विजय पथ। विजय पथ में आप सभी का स्वागत। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। हिल एरियाज यानी चमोली गढ़वाल के देवाल क्षेत्र का हाट कल्याणी क्षेत्र है ये। आजकल गांव में हूँ, बारिशें निकल गई, श्राद्ध का सीजन चल रहा है और चारों तरफ फसलों का भी सीजन। जिस प्रकार पहाड़ी जैविक खेतियां जरा दिखाइए इधर से। कुछ साटी जिसे कहते हैं, धान का ही पहाड़ी अपरूप, और मडवा अब्लिक कोदा जिसे कहा जाए, और इस प्रकार से अन्य झंगोरा या इसी प्रकार की जैविक फसलें यहाँ पर। तो ये नॉर्थ वैली आपने देखी, और ठीक इसी के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ये सेक्टर जिधर हिमालय है, मुख्य हिमालय, अभी आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे। नंदा, घुंघटी और त्रिशूली का क्षेत्र आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी बादल हैं। और इस प्रकार यह इलाका है। और आप जहां भी होंगे, सैनिक भाइयों, जहां पर भी आप होंगे, सुखी होंगे, अच्छे होंगे। तो सैनिकों के लिए खुशखबरी, जिस प्रकार OROP 3 खुश हो रहे होंगे। यदि आपको अपना ठीक से स्केल पता है या नहीं है, उसकी चर्चा कई बार आपने ORP 3 के अभी आपके टेबल भी आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफिसर्स को कितना ORP 3 में मिला, यानी अधिकारियों की सुलटी गंगा। हम लोगों के लिए उल्टी गंगा, उसकी बात बाद में करेंगे। क्योंकि ऑफिसर्स के मामले में कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक लगभग एक पेंशन है, यानी कि सभी मेजर जनरल की पेंशन लेकर रिटायर होंगे। उसके 57 से 60 साल नौकरी भी करेंगे। और यदि आप पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिसर्स 7 CPC देखेंगे तो पेज नंबर 113 114 जरूर पढ़ लेना, जहां पर उनने नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, यानी कि MES वाले आते हैं, सर्वे वाले आते हैं सेना में, तो उनके बराबर उनको NFU मिलता, तो हमें भी मिलना चाहिए। इस प्रकार कम से कम पे कमीशन में बढ़त जब भी होगी, लेकिन ORP 3 में उनने वो बेनिफिट ले लिया है। दूसरा है सेलेक्ट रैंक इंसेंटिव, इसे भी आप जरूर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्यों उन्हें इतना बेनिफिट हुआ है। क्योंकि कोई भी OROP हो, उसका बेसिक हमेशा पे कमीशन से ही लिया जाता है, और पे कमीशन में ही हम लोगों का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। तो ये था सुल्टी गंगा, भगीरथी गंगा, जो गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ बहती है और एकदम सही है। अब आप बात करेंगे उल्टी गंगा। आप लोगों के लिए उल्टी गंगा है JCO जवानों के लिए। क्योंकि एक स्टेज के बाद, जैसे हवलदार बनते हैं आप, उसके बाद थोड़ा सा समय रह जाता है आपको नायब सूबेदार बनने का, और 4-5 इंक्रीजमेंट के बाद आप रिटायर हो जाते हैं और अपने अंतिम वेतन तक आप पहुंचते नहीं। जैसे यदि सूबेदार की बात की जाए तो 88,824वां इंक्रीजमेंट है, और 5200 अगर मिलिट्री सर्विस पे जोड़ते हैं तो हो जाता है 93,000 समथिंग, और 46,000 के ऊपर बेसिक, यदि बेसिक का आधा पेंशन माना जाए तो। लेकिन आप लोग वहां पहुंचते नहीं है। ORP इसी चीज के लिए थी, लेकिन आपको कितना बेनिफिट हुआ? हमेशा मध्य वर्ग, बीच वाला ही मरता है। कबीरदास भक्ति काल के सगुण निर्गुण भक्ति शाखा के कवि, उनने कहा था, कबीरा जब किसी घाट को देखने गए तो चलती चक्की देख के दे कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बीच का जो आपका JCO वर्ग है, वो उसको बेनिफिट इसलिए नहीं हुआ है कि वो अंतिम ऊंचाई मानी है, और नीचे नायक, हवलदार, सिपाही धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हुआ। और जब सबसे कम सूबेदार को 500 रुपए का बेनिफिट, इससे ज्यादा तो आप इस श्राद्ध पक्ष में दक्षिणा दे रहे होंगे। उसके भी कुछ कारण जान लेते हैं। पेज नंबर 121 और 122 7th CPC जरूर पढ़िएगा, जिसमें अपग्रेडेशन की बात की है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज के डिफेंस सिविलियन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स क्यों नायब सूबेदार से ऊपर के ग्रेड पर है, और क्यों हवलदार जी क्राफ्टमैन से नीचे है, वो जरूर पढ़ें। तो उल्टी गंगा में फिर 7th के बाद 6 में जाएंगे, क्योंकि गंगा अभी उल्टी बह रही है। तो ऑल नॉन गेस्टेड रैंक लिखा हुआ है पेज नंबर 459, संदर्भ संख्या 71935, जरूर पढ़ें। SM साहब के लिए वहां पर 200 रुपए का इंक्रीजमेंट, यानी 4800 का जो ग्रेड, लोवेस्ट गजेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का गजेटेड जो पद है या राज्य सरकार का, उसका ग्रेड 4800 होता है। 4600 में 200 अपॉइंटमेंट दिखा रखा है, उसे भी गजेटेड नहीं माना है। तो इस संदर्भ को भी पढ़ें। और अब फिर 5th की तरफ आते हैं। गंगा उल्टी जो बह रही है, 5th CPC में आप देखोगे कि गजेटेड रैंक की परिभाषा दी है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के 6500 से 10,500, उस टाइम पर सूबेदार का वेतन 6600 से शुरू था। तो उसे देखिएगा आप, उनको 75 से 12,000 के पे बैंड में डाला गया है।
और मिनिमम ग्रेड रखा गया 4800। उसका भी संदर्भ 319 में कवर किया है कि पे बैंड 2 में जाने के बाद वो लोग 4800 के ग्रेड के बाद 5400 के ग्रेड में 4 साल में निकल जाते हैं। वो सिविल सेंट्रल सिविल सेक्रेटरीट, विशेष स्वास्थ्य सेवाएं, विदेश मंत्रालयों के पदों में काम करने के लिए जो पद हैं उनके लिए दिया गया है। और वहां पर भी जीएसयूज का कहीं जिक्र नहीं है कि वो गेटेड ग्रेड बी है, राष्ट्रपति प्राप्त रैंक है, आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है, आपका जीसी नंबर आता है, लेकिन ऐसा जिक्र वहां पर कोई नहीं है। जिससे 6 सीपीसी में जब ग्रेड दिए गए अपने आप वो लोवेस्ट चले गए। और पीछे चलते हैं, यानी 4th पे कमीशन की 5th सीपीसी में XYZ ग्रुप थे और 36 पे स्केल थे। 4th सीपीसी में 51 पे स्केल थे और वहां पर लगभग जेसीओ अपनी जगह गेस्टेड और करेक्ट था। और अब उससे पीछे चलते हैं, सीसीएस पॉलिसी 1973, जब उससे पहले पोस्ट वार पे कमीशन 1947 और 1960 रघुरमैया कमीशन में पे कमेटियां होती थी तीनों फोर्सेज के, और 75% बेसिक का रखा जाता था जवान जेसीओ का, क्योंकि उनकी नौकरी कम है ताकि उनको अधिक बेनिफिट मिल सके। लेकिन सीसीएस पॉलिसी में सभी के लास्ट बेसिक का आधा को पेंशन माना गया। यहाँ पर एक 4th क्लास वाला भी अगर वो पूरे इंक्रीजमेंट 40 इंक्रीजमेंट पे जाता है, यानी 20 साल का वो अगर जाता है, 25 साल का जाता है, तो वो सुबेदार से ऊपर निकल जाएगा। ऐसे में वहां पर बात ये उठी कि इनका पेंशन, जब ये पेंशन जाएंगे बच्चे छोटे रहेंगे तो कवर कैसे किया जाए। तो उसको कहा था 1 रैंक 1 पेंशन से कवर किया जाए। 1 रैंक हौलदार से हौलदार, सुबेदार से सुबेदार नहीं है। 1 रैंक एवरी सीसीएस एम्प्लॉयर इज 1 रैंक, यानी कि एक नायब सुबेदार का काउंटर पार्ट यदि बीडीओ साहब हैं तो बीडीओ साहब अपने अंतिम वेतन पर कहां जा रहे हैं, नायब सुबेदार साहब कहां जा रहा है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके उस स्तर को बढ़ाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन कहा गया था। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी वर्ग उसे बदलकर हौलदार से हौलदार की तुलना, जीएसयू से जीएसयू की तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि पहले 18 साल तक वो लोग मेजर साहब रहते थे। आज 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं और 25 में कर्नल बनना ही बनना है। कर्नल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे नीचे अगर रिटायर होते हैं तो बीआरएस होंगे, 20 साल से नीचे रिटायरमेंट लेते हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो वो सारा फॉर्मूला आखिर बताइए, 57 से 60 नौकरी भी करेंगे तो बेनिफिट किसे होगा। इसलिए 1 रैंक एक ही रैंक के हौलदार टू हौलदार या जेसीओ टू जेसीओ माना गया। उसमें भी डायरेक्ट एंट्रीज को छोड़ दिया गया, जैसे एजुकेशन हौलदार जी और लाइन पंडित जी जो डायरेक्टर आते हैं मैक्सिमम तक जाते हैं। वो स्पेशल इंक्रीजमेंट लेने वाले लोग, स्पेशल खिलाड़ी जो जल्दी बन जाते हैं वो उसमें शामिल नहीं है। इससे बड़ी विडंबना, पे कमीशन एक और पेंशन टेबल अलग अलग 7 और 8, क्योंकि अक्सर एयरफोर्स और नेवी के यदि रैंक उनको मिल जाती है तो वो लोग भी 57 से 60 साल नौकरी करते हैं ताकि थल सेना को अधिक बेनिफिट ना देना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या थल सेना की है और इसलिए उनके टेबल को अलग कर दिया गया। इस प्रकार से घाटा तो सभी को हुआ, लेकिन मेरा मानना, आप लोगों का विश्लेषण क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन थल सेना की सबसे छोटी नौकरी, सबसे कष्टमय नौकरी और बेनिफिट सबसे कम, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है इकोनॉमी कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसे 10 रुपया भी देंगे तो अधिक पैसा लगेगा, जिसकी संख्या 3% है उसे 100 रुपया भी दे देंगे तो भी पैसा कम लगेगा। आप कई बार एग्जाम्पल भी दे चुका हूं कि एक यूनिट में अगर 1000 जवान है और 20 अफसर जवान जेसीओ हैं और 20 अफसर साहब हैं, उनका 100 रुपया भी बढ़ा दो तो 2000 जेब से जाएगा गवर्नमेंट के, तो यहाँ खाते से, यानी गवर्नमेंट के पैसों का। और यदि 1000 जेसीओ जवान होते हैं, 10 रुपया भी बढ़ाएंगे तो 10,000, यानी कि 5 गुना फिर भी अधिक लगेगा। तो गवर्नमेंट यही कहती है कि हमने इतने का बजट दिया, ये दिया। इंडिविजुअली किसे कितना बेनिफिट हुआ वो आरोपी टेबल आपके सामने है और आप लोगों ने उसे देख भी लिया। अंत में हम उल्टी गंगा का असली रहस्य, कुल मिलाकर यदि देखें तो उल्टी गंगा का मतलब हम सब लोग सिपाही बनने जा रहे हैं और अधिकारी सभी मेजर जनरल, क्योंकि 20 साल नौकरी में 23,569 बेसिक पेंशन का यदि आंकड़ा निकाला जाए तो 10 साल का होता है 11,000 समथिंग, दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 34,425 बनता है, जो 30 साल में सूबेदार मेजर की पेंशन है। इसलिए हम सबको सिपाही बना दिया गया है और अधिकारी सभी मेजर जनरल बनकर रिटायर होंगे। तो आप ही बताइए
जिस प्रकार से एवरी कर्नल से लेकर ऊपर मेजर जनरल तक सभी मेजर जनरल रिटायर होंगे, की पेंशन रिटायर होंगे, तो क्या सिपाही को हवलदार जी की, हवलदार को जेसीओ की और जेसीओ को ऑर्डिनरी कैप्टन और ऑर्डिनरी कैप्टन को मेजर साहब की पेंशन मिल रही है क्या? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और अपने अधिकारों के लिए सजग रहें, सतर्क रहें, एकता बनाए रखें, लगातार संघर्षमय रहें, क्योंकि 50% डीए हो जाने के बाद गवर्नमेंट मर्जिंग पे स्केल लाएगी या 8th पे कमीशन लाएगी, तो उसमें भी यदि हम लोगों के ग्रेड और अन्य विसंगतियां दूर होती हैं तो अगली बार ओआरपी 4 या फिर कोई और योजना गवर्नमेंट लाती है या पेंशन का जो भी सेटअप लाती है उसमें सभी को ठीक ठाक बेनिफिट हो सकता है। तो बने रहें अपने अधिकारों के साथ, बने रहें सैनिकों के संघर्ष के साथ और देखते रहें परिहार विजय पथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।